नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल रात लगभग 2:30 बजे तक मैं दो बिंदु पर शोध करता रहा। एक तो बिहार के इनकाउंटर पे और दूसरा उत्तर प्रदेश के इनकाउंटर पे। योगी आदित्यनाथ के जमाने में जो इनकाउंटर हुए उसको मैं देख रहा था। सैकड़ों इनकाउंटर हुए हैं, सैकड़ों, जिसमें जान से जो जितनी वो आंकड़ा है, वो आंकड़ा बताने की जरूरत नहीं है, जान से कितने लोगों का हाथ धोना पड़ा। लेकिन ऑपरेशन लंगड़ा भी चला उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का आप नकल करना चाहते हैं, लेकिन वो भी आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बनना चाहते हैं, वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के सामने कौन कौन खड़ा था? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, एक से एक बड़े दुर्दांत माफिया। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज था, भैया कहा जाता है। पूरा बॉलीवुड भैया के लिए जाना जाता है। और वो भैया कहां से आते हैं? इसी उत्तर प्रदेश से आते हैं। उस उत्तर प्रदेश के उस संस्कृति पर, माफिया संस्कृति पर, योगी आदित्यनाथ ने अपने पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग देकर के, ऐसा नहीं कि जिसे चाहो जब चाहो गोली मार दो, इनकाउंटर कर दो, बिल्कुल नहीं। संपूर्ण तहकीकात करते हुए, हिस्ट्री सीटर हो, दुर्दांत अपराधी हो या अपराध करके भाग रहा हो, ऐसे को देखो और तब आप, अगर वो आप कानून के किताब में उसे नहीं ला सकते हो, आत्मरक्षार्थ आपको कदम उठाना पड़ रहा है, तो आप उठाइए। हाल के दिनों में अभी आप देखिए कि गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में एक नौजवान लड़के को, 18-19 वर्ष के लड़के को, किस प्रकार से सरेआम दिन के उजाले में, गली में, पब्लिकली 4-5 हमउम्र लड़कों ने चाकू गोद कर, अतड़ी निकाल कर, इस तरह से उसको गोदा चाकू कि उसकी अतड़ियां निकल गई। इतना खूंखार मर्डर हुआ। उसके बाद उसका इनकाउंटर किया गया। अभी हालांकि अभी वो जेल में है। एक एक्स मुस्लिम, वो भी एक अपराध किया हुआ था, 20, 25, 26 साल के बाद पता चला, वो भी अब जेल में है। लेकिन उनके ऊपर जो हमला किया, तो उसको भी इनकाउंटर किया और 48 घंटे के अंदर किया। मतलब वो अपराधी जो मर्डरर है, उसको इनकाउंटर किया। तो योगी बनने के लिए आपको एक तो योगी की शुद्धता लानी पड़ेगी, वो विचार लाना पड़ेगा। वो भगवा बस खाली मुरेठा बांधने से नहीं चलेगा। तो योगी बनने के लिए योगी के उसको एक एक चीज को आपको देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा किया, उत्तर प्रदेश में क्या आवश्यकता थी। आवश्यकता बिहार में भी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश तो मशहूर था। मायावती भी एडमिनिस्ट्रेशन में कमजोर नहीं थी। मायावती भी का ऐलान हुआ करता था, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर, यह नारा हुआ करता था। चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। क्यों लगता था यह नारा? क्यों लगता था यह नारा? इसलिए क्योंकि गुंडे थे, इसलिए कि असामाजिक तत्व समाज में विद्यमान थे, इसलिए कि अपराधी छुट्टा घूम रहे थे, इसलिए यह नारा लगता था उनके भी दौर में, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगा दे, मुहर लगेगी हाथी पर। लेकिन फिर दूसरा दौर आया, उसमें एक नैरेटिव बना, लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाती है। गैंग रेपिस्ट के लिए बड़े नेता इस तरह का जब बयान देंगे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो फिर समाज में आप अपराधियों को प्रोटेक्शन करते हैं। और फिर जब योगी राज आया तो कहा नहीं, हम गोली का जवाब गोली से देंगे, लेकिन किस गोली का? जो अपराधी है, जो मर्डरर है, उसका जवाब देंगे। और फिर वही चढ़गुंडन की छाती वाली खेल योगी ने भी शुरू किया। और पिछले 10 वर्षों में योगी राज में, और कुछ माने न माने, दुनिया भर के निवेशक मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में काम करने के हालात में परिवर्तन हुआ है। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश की नकल बिहार में करना चाहते हैं। और बिहार में एक ऐसे युवक के ऊपर मैंने कहा आपको कि 1:30-2:30 बजे रात तक मैं शोध करता रहा। एक एक वीडियो का मैंने आकलन किया, उस नौजवान का एक एक वीडियो का, और फिर योगी के एक एक एनकाउंटर का आकलन किया।
एक भी इनकाउंटर योगी राज में एक भी इनकाउंटर ऐसा नहीं था जो अपराधी नहीं था और उसको पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। कभी ऐसा एक भी नहीं मिला। वही पुलिस के हत्थे चढ़ा जो अपराधी था, जिसके खिलाफ अपराध दर्ज थे या अपराध करके भागे थे। जैसे गाजियाबाद में जो अपराध करके भागा, पता चल गया, सीसीटीवी फुटेज आई, तो उसके पहले कोई अपराध उसने नहीं किया था, लेकिन उसने एक दिन पहले ही फेसबुक पर, और अपराध करने के बाद फेसबुक पर बोल रहा है आकर के कि मैंने मर्डर मार दिया है भाई लोगों, अब कुछ दिन के लिए जेल जाऊंगा। साफ साफ कहा उसने। तो कबूलनामा भी हो गया। तो फिर जब कबूलनामा हो गया तो फिर योगी की पुलिस ने फिर उस कबूलनामे पर काम किया। बिहार में क्या हुआ, भोजपुर में 1.5 साल के उनके फेसबुक का अकाउंट का मैंने पूरा ऑडिट किया। 1.5 साल का, जहां जहां जिस जिस अकाउंट को मैंने देखा, प्रधानमंत्री के फॉलोअर थे, होम मिनिस्टर के फॉलोअर थे, जबरदस्त आस्था थी, सनातन में आस्था थी। बाबा बागेश्वर के लिए 750 किलोमीटर चल पड़े और फिर सिस्टम से लड़ रहे थे। किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी नहीं। सिस्टम से वो लड़ रहे थे मजलूमों के लिए, बेसहारों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दबे कुचलों के लिए। आज वो सब रो रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पुलिस ने बड़ी सजा देने वाले भाई जी, बहुत स्वागत है आपका। हालांकि मैं जानता हूं इस मामले पर पता नहीं आप पुलिस को कैसे डिफेंड करेंगे, लेकिन मैंने जो बात बताई है उससे आप निश्चित रूप से सहमत होंगे। आप एक पुलिस ऑफिसर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के इनकाउंटर को भी नजदीक से देखा है, और ये वाकया बिहार में भी 1-2 इनकाउंटर हुए हैं। इस तरह के सवाल नहीं उठे क्योंकि अपराधी थे, मर्डरर थे, पूरी दुनिया जानती थी। लेकिन एक व्यक्ति जिनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कुछ भी नहीं, ये जो इनकाउंटर हुआ है, ये हत्या है या इसे इनकाउंटर कहा जाए? नमस्ते आशुतोष जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। हमेशा की तरह आप इस तरह के बहुत ही सेंसिटिव मुद्दों पे हमें इनवाइट करते हैं। मैंने आपने जैसे आज सवेरे मुझे बताया, इस मुद्दे को थोड़े और का गहन अध्ययन मैंने किया, और जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि नकल में भी अकल चाहिए, वो अकल की कमी स्पष्ट तौर पे ये तथाकथित इनकाउंटर में दिख रहा है। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में टेक्निकली आज मैं भी रहता हूँ, मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, और देखते देखते यहाँ पर जो एक माहौल बदला है, वो इसलिए बदला है कि सरकार ने करंट सीएम के लीडरशिप में एक बहुत क्लियर कट सिग्नल दिया है। सिग्नल ये है कि हम शरीफों के दोस्त हैं, हम उन दबे कुचलों के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं, हरिजनों के साथ हैं, ओबीसी के साथ हैं, जो अपनी ज़िंदगी ईमानदारी से जी रहे हैं। और जो लोग बदमाश हैं, जो समाज में अराजकता फैलाने में विश्वास करते हैं, उनके हम दुश्मन हैं। बहुत साफ साफ सिग्नल है। अब पुलिस उन सिग्नलों पे काम करती है। अंततः जैसा कि आपने सही कहा, एक भी इनकाउंटर कंट्रोवर्सी के घेरे में इसलिए नहीं पड़ा, पॉलिटिसाइजेशन के घेरे में जरूर पड़ा, लेकिन उन पॉलिटिसाइजेशन को कोई भी जनता की आवाज ने बैकअप नहीं किया। ये केस अलग है बिहार का। ये लड़का जो भरत भूषण तिवारी है, इसके बारे में थोड़ी सी मैंने रिसर्च की, बिहार में एक दो अपने साथियों से बात की, तो मुझे जानकर शॉक्ड हुआ कि इसकी प्रोफाइल बिल्कुल ही अलग थी। दर्शकों के लिए बता दूं कि जो मुझे थोड़ी जानकारी मिली वो ये थी कि बाढ़ पीड़ितों के इंटरेस्ट में हर साल कोसी का बाढ़, बिहार में बाढ़ का एक मौसम आता है, जो लोग बिहार का अध्ययन करते हैं जी, उसमें ये जो विस्थापित लोग थे उनके ही लिए ये लड़का लड़ रहा था, और लड़ने में जो उसकी समझदारी थी या जो उसकी बेवकूफ़ी थी, वो उस एक राइट कॉज के लिए वो दिख रही थी।
और उसी राइट कॉज में जब वो रिजल्ट नहीं देख रहा था तो एक फ्रस्ट्रेशन से भी गुजर रहा था। बहरहाल उसके हाथ में पिस्टल देख के या रिवॉल्वर देख के या देशी कट्टा देख के उस फुटेज से ये स्पष्ट नहीं होता। लोग ये अटकलें लगा सकते हैं कि वो भी तो एक अपराधी था। उस अपराधी में और एक दुर्दांत अपराधी में एक मूलभूत फर्क ये है कि ये एक कॉज के लिए लड़ रहा था एक समय में, और इत्तफाकन वो करंट रिजीम के बारे में भी बहुत अच्छी एक राय रखता था। फिर भी उसे लगता था सिस्टम के अंदर बहुत सी ऐसी खामियां हैं और ऐसी कमजोरियां हैं कि गरीबों को या इस तरह के कमजोर वर्गों के तरफ सिस्टम खड़ा नहीं हो पाता, और उसका संघर्ष इसको लेके था। बहरहाल उसके हाथ में कट्टे को देख के कहानी को हम समराइज इसलिए कर सकते कि उसी प्रोसेस में ये घटना हुई। पुलिस ने उसको ल्योर किया। ल्योर करने के बाद वो बाहर आया, उसके हाथ में रिवॉल्वर था या पिस्टल था या कट्टा था, जो भी था उसने फेंका। उसकी ब्लड फुटेज के कारण वो क्लियर नहीं होती, और उसने जब जमीन पे फेंका तो उसे पैर में गोली मारी गई। पैर में गोली मारने उसी के वहीं पर कोई पुलिस ऑफिसर ने उसे ललकार के कहा कि खत्म कर दो या खत्म कर दो सारे को। अब ये जिसने भी कहा, मैंने जो अपना पुलिस फोर्स का 12-14 साल डायरेक्टली फील्ड में दिखा है, मेरा अनुभव यह है कि इस तरह के मौके पे सीनियर मोस्ट जो लीडर होता है, इस केस में बताया जा रहा है कि एक्स डीपीओ उसको लीड कर रहा था, उसी की बात चलती है। अगर वहां एसपी होता तो एसपी के कहने पे ही कोई गोली चलाता सिपाही। वहां पर अगर डीआईजी होता तो डीआईजी के कहने पे ही गोली चलती, और एसडीपीओ के कहने पे अगर उसे उदय जी की कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम है। जो उदय जी कह रहे थे कि एसडीपीओ जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है, उनको आदेश, उनके ही आदेश पे आप इस तरह की गोली चलाने की बात आप कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है मित्रों कि अब चूंकि ये पूरी घटना वीडियो में रिकॉर्ड है, वीडियो में रिकॉर्ड होने की वजह से अब एफआईआर दर्ज हो गया है। एफआईआर में 302 का मुकदमा दर्ज हो गया है। अब अगर 302 का मुकदमा दर्ज हो गया है तो इसकी पूरी तहकीकात होगी। न्यायिक जांच का आदेश और दिया गया है। न्यायिक जांच अलग चल रही है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अलग चलेगा। अब ये सारा मामला जाएगा कोर्ट, अदालत। उधर ह्यूमन राइट कमीशन ने भी समन जारी कर दिया है, चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बुला लिया है, डीजीपी को बुला लिया है, चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया, डीजीपी को बुला लिया। ह्यूमन राइट कमीशन का सम्मन चला गया है, कुछ दिन का वक्त मिला है, उनके सामने उनको पेश होना है। इसके अलावा जब यह मामला वहां अदालत में पहुंचेगा तो अदालत पूछेगी, जिस किसी ने भी यह कहा कि वो लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त था, मेंटल केस था, ज्वाइन कर रहे हैं उदय जी, मेंटल केस था, तो मेंटल केस आपके कहने से तो नहीं होगा। जब अदालत में बात बन चलेगी, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। तो मैं यही कह रहा था कि मैं कोई स्पोक्स पर्सन बन के किसी पुलिस के तरफ से, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या बिहार की पुलिस हो, बोलने वाला आदमी नहीं हूँ। इस पर्टिकुलर केस में पैल्पेबल ढंग से एक ओपन एंड शट केस इसलिए है कि गोली मारी गई, सामने वाला निहत्था था, उसका बैकग्राउंड उस तरह का क्रिमिनल नहीं था, अनस्टेबल भी होगा तो अनस्टेबल बैकग्राउंड वाले को आप गोली मार दें, 4 लोग घेर के अपने को कह दें कि बहुत बड़ा मैंने खास काम किया है, ये गलत है। और इसीलिए कहीं ना कहीं इस बात का आभास हुआ है, तभी मेरे ख्याल से मर्डर केस दर्ज हो चुका।
अब उदय जी, ये जो मैं कि आपसे ये भले ही सवाल नहीं पूछना चाह रहा था, आप तो पुलिस में रहे मुझे हैं, आप ऐसा लगता है कि जिसने भी ये ऑर्डर दिया कि मार दो और जिसने मारा, दोनों ही उतने ही कल्प्रिट हैं। और इसमें जो भी केस दर्ज हुआ है, वो चाहे वो 34 लगाया हो उन्होंने, पुराने अगर आईपीसी का देखें तो 302 34 का केस हो या 120 का केस हो, ये कॉन्स्पिरेसी प्लस मर्डर का ही केस है। अब उदय जी कह रहे थे कि जिस किसी ने ऑर्डर दिया और जिसने मारा, दोनों बराबर के हिस्सेदार होंगे और 302 के मुदाले बनेंगे। अब इसके आगे जो उदय जी नहीं जवाब दे सके, वो प्रश्न आज बहुत खड़ा है, बड़ा मौजू प्रश्न है। अब ये मामला जाएगा अदालत में। अदालत में पुलिस ये थ्योरी चलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऑफिशियल इन्होंने कई जगह बयान दिया है। मुझे तो जानकारी मिली है कि संभवतः बिहार प्रदेश के श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने भी एक बयान दिया था कि विक्षिप्त था मानसिक रूप से। तो भाई मानसिक रूप से विक्षिप्त था, इसके लिए अदालत में आपको कहने से काम नहीं चलेगा, आपको सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। अब अगर आप उसे मानसिक मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित करेंगे तो उनके जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं पिछले 1.5 साल के, उस पिछले 1.5 साल के डिजिटल रिकॉर्ड्स में एक बार भी ये मानसिक रोगी प्रतीत नहीं हो रहा है। एजिटेटेड है वो नाराज है, गुस्से में जरूर है, लेकिन मानसिक रोगी जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है। वो एक पढ़ा लिखा इंसान है। हाँ, आवाज आ रही है सर? आ रही है आपको आवाज उदय जी? आवाज आई है आपको? हमारी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है आपको हमारी आवाज। तो अब अदालत इनको पूछेगी कि आपने, आपके कहने से तो नहीं होगा कि वो मानसिक रोगी है। मैंने जो डिटेल इनका सर्च किया, एक भी वीडियो में ये मानसिक रोगी प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में ये डिजिटल रिकॉर्ड्स जो डिफेंस के वकील होंगे वो देंगे, और इनके जो वकील होंगे, डिफेंस तो वो करेंगे, ये तो ऑफेंसिव होंगे। इनके जो वकील होंगे वो पेश करेंगे कि ये सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं। डिजिटल रिकॉर्ड्स की स्क्रूटनी होगी, फॉरेंसिक ऑडिटिंग होगी कि ये जो डिजिटल वॉइस है, फोटोग्राफ है, वीडियो है, वो भरत तिवारी का ही है या किसी अन्य का है। ये सब फॉरेंसिक में आ जाएगा। बहुत सारे वीडियो ऐसे भी बन रहे हैं जो एआई जेनरेटेड भी है, लेकिन जो उनके ओरिजिनल वीडियोस हैं उसे मैंने सर्च किया, उसे मैंने देखा। तो ओरिजिनल वीडियो ये अदालत में पेश किया जाएगा, और ओरिजिनल वीडियो के लिए फिर डॉक्टर को बुलाया जाएगा, मनोविशेषज्ञ को बुलाया जाएगा, मनोचिकित्सक को बुलाया जाएगा, और फिर उसका आकलन किया जाएगा कि साहब इसमें आपको कहीं से भी ये मनोरोगी प्रतीत हो रहा है क्या। एजिटेशन में आना, सिस्टम के खिलाफ विद्रोह करना, बगावत करना मनोरोगी का परिचायक नहीं है, वो मनोरोगी नहीं है। इसलिए जब अदालत में दलीलें दी जाएंगी तो अदालत उनसे सर्टिफिकेट मांगेगी, किस आधार पर आपने उन्हें मनोरोगी डिक्लेयर किया, पहली बात। दूसरी बात कि आपने जब उस लड़के ने सरेंडर कर दिया, फिर उसके बाद उसके पास तो कोई अन्य हथियार था नहीं, एक ही पिस्टल था, छोटा देशी कट्टा जो भी है, वो पिस्टल जब वो फेंक चुका है तो फिर किस आधार पर आप कह रहे हैं कि वो झपट रहा था पकड़ने के लिए, वो भी वीडियो में नहीं आया है। इतने सारे लोग वहां कर रहे हैं, उसका खुद का वीडियो है, वो भी वीडियो में नहीं आया है। फिर किस आधार पर कह रहे हैं कि वो झपट रहा था? तो जब उनके पास कोई दूसरा आर्म्स नहीं था, मनोरोग का जो थ्योरी है वो पूरी तरह से झूठी साबित होगी। आर्म्स नहीं था, सरेंडर हो चुका है, आपने 2 गोली पैर में मारी, वहां तक बात चलती है। उसके बाद आपने उसके कमर के नीचे क्यों मारा? अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि छिटक करके गोली चला गया। छिटक करके गोली उसमें नहीं गया है, ये गोली जो गया है वो मारा गया है। इसे आप साबित नहीं कर पाएंगे कि गोली छिटक करके वहां पर लग गया है, ये भी नहीं साबित कर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप अदालती कार्रवाई में
पूरी तरह से नाकाम साबित होंगे। आवाज आ रही है उदय जी आपको? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। आपका पता नहीं हिस्स आ रहा है, अभी भी नेट के कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है ऑडियो में, और वो कोई आ बात नहीं पाता है। हाँ, कोई बात नहीं। तो उदय जी, मैं ये पूछ रहा था कि अभी मैं यही कह रहा था कि अदालत में अब जब जज महोदय पूछेंगे कि भाई आपने उन्हें मानसिक विक्षिप्त कह दिया, मानसिक विक्षिप्त कह देने से हो जाएगी क्या मानसिक विक्षिप्त, या उसके लिए कोई सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा, कोई डॉक्टरी रिकॉर्ड पेश करना पड़ेगा? देखिए आशुतोष, पहला सवाल है कि अगर मान भी लें कि वो मेंटली अनस्टेबल था, तो किसी को क्या हक है कि एक मेंटली अनस्टेबल आदमी को गोली मार के मार दे? आफ्टर ऑल, कोई उसका रिकॉर्ड क्राइम में एक हैबिचुअल क्राइम क्रिमिनल का था क्या? आफ्टर ऑल, उसके वो फेसबुक पे ये सारी चीजें क्यों लाइव कर रहा था? आफ्टर ऑल, वो तमाम बातें अगर कोई भी उसका फेसबुक अकाउंट देखे और सोशल मीडिया अकाउंट को परखे, तो समझ में आएगा कि किस तरह के ऐसे बहुत लोग हैं जो सिस्टम की इनएफिशिएंसी से या अट्रॉसिटी लगातार उन डिस्टरबेंस हो रहा है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उदय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ये 2-3 महत्वपूर्ण जो सवाल हैं, ये अदालती, अब ह्यूमन राइट कमीशन में जो बिहार पुलिस को जवाब देना है वो अलग है, चीफ सेक्रेटरी को जवाब देना है वो अलग है। अब जितनी बार ये जवाब देंगे, जितना उसमें झूठ डालेंगे, वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। अब ये आदेश है कि मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल आमने सामने से गोलीबारी कर रहा है और उसके साथ और भी लोग हों, चारों तरफ से गोलीबारी हो रही है, तब आप क्या कर रहे हैं? गोली चला रहे हैं। जब उनके हाथ में पिस्टल है, तब पुलिस की तरफ से 1 या 2 गोली फायर हुई है। लेकिन आप जब पिस्टल था, आप अंधाधुंध गोली मार देते, उसी वक्त मार देते कि पिस्टल लेकर के ताना हुआ था किसी को गोली, जबकि वो 200 मीटर के रेंज के बाहर है, उसकी गोली पहुंच नहीं सकती है आप पुलिस के पास। तो पुलिस उस रेंज से खुद को सेफ किए हुए है। तब भी बात बनती, जब पिस्टल होता तब आप उसे गोली मार देते, तब भी बात बनती। लेकिन नहीं, पुलिस पिस्टल फेंकने के बाद आपने गोली चलाई है। अब महत्वपूर्ण बात मित्रों ये है कि इस तरह के इनकाउंटर के पहले अगर तो आप एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जहां आपको हायर ऑफिशियल से, अथॉरिटी से, कंपिटेंट अथॉरिटी से पूछताछ के लिए वक्त ना हो कि हम इस पर क्या गोली फायर करें या रोकें। पुलिस के बंदूक से गोली निकलना ये बेहद महत्वपूर्ण घटना होती है, आप समझ लीजिए। और इसीलिए कानून में बड़ा सख्त अप्रोच है। पुलिस के बंदूक से गोली एकदम इन द एंड निकलेगा, या तो आमने सामने का इनकाउंटर हो रहा है, अपराधी के साथ वो फंसे हुए हैं, उनको मारना जरूरी है तो वो मारेंगे, लेकिन ये आखिरी ऑप्शन होगा। ये कानून में इसके प्रावधान हैं, आप चला नहीं सकते हैं। हाँ, कोई ड्रेडेड अपराधी है जिसको आप लेके जा रहे हैं और वो आपके ऊपर अटैक कर दिया तो आप मार सकते हैं, रक्षार्थ। लेकिन सामान्य केस में जहां वीडियो पे ये खेल चल रहा हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही हो, सब कुछ सामने में दिखा हुआ हो, तो अब इस केस में होगा ये कि पूछा जाएगा कि आदेश किसने दिया गोली चलाने का। अब कहा जा रहा है कि जो पुलिस थाना है जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, उन्होंने गोली नहीं चलाई है, गोली एसटीएफ के जवान ने चलाई है। एसटीएफ के प्रमुख कौन हैं, या एसडीपीओ वहां पर मौजूद है, एसडीपीओ के आदेश पर चली है गोली, तो छोटे पुलिस वाले नहीं नपेंगे, इसमें बड़े पुलिस वाले नपेंगे। और एसडीपीओ का अगर ये अपने विवेक का निर्णय है तो वो फंसेंगे। और अगर एसडीपीओ के ऊपर किसी हायर ऑफिशियल्स ने, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने उन्हें यह ऑर्डर किया है, या डीआईजी ने ऑर्डर किया है, या आईजी ने ऑर्डर किया है, तो ये सारे अब घेरे में आएंगे। अब इनकी परेशानी यह है
कि ये अब इसमें मुख्यमंत्री के ऊपर भी सवाल आएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने एक काम किया, फौरन से पेशतर उन्होंने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए और इमीडिएट एफआईआर भी दर्ज हो गया, क्योंकि प्रथम दृष्टिया दिख रहा है, एफआईआर भी दर्ज हो गया। और ये तब हो रहा है, केवल भोजपुर की बात नहीं है मित्रों, बिहार के पश्चिमी बिहार की कहानी नहीं है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र कि मैं देख रहा हूं लोगों की प्रतिक्रिया, इतनी बड़ी प्रतिक्रिया है कि ये आग के तरह फैल गई है खबर। और मैंने कहा आपको, कल भी मैंने कार्यक्रम में कहा था कि बिहार लग रहा है नई क्रांति की भूमि बनने जा रहा है। और मैंने कल भी कहा था कि आप समझ लीजिए कि चंपारण संपूर्ण क्रांति और फिर ये क्रांति हो जाएगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है। जिस तरह से हरियाणा के लड़कों का, नौजवानों की प्रतिक्रिया आ रही है, राजस्थान के नौजवानों की प्रतिक्रिया आ रही है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की प्रतिक्रिया आ रही है, वो इससे लग रहा है कि ये आपको अगर ये आग बुझानी है तो सरकार को अति संवेदनशील होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो पुलिस वाले जो या तो एसटीएफ के जवान हैं या जो वहां बिहार पुलिस के ही हैं, वो भी एसटीएफ हैं, एक विंग होता है, तो एसटीएफ के अधिकारी इसमें फंसेंगे, नपेंगे। लेकिन जिस किसी ने भी आदेश दिया हो, अगर यह आदेश पॉलिटिकल है तो समझ लीजिए वो भी नप जाएंगे, उनके खिलाफ भी यह मुकदमा दर्ज होगा। अगर एसएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी ये सब एक सुर से बोलने लगे साहब कि अंततः आदेश हमें पॉलिटिकल आया है, तो वो भी नपेंगे। मामला बहुत टेढ़ा हो गया है मित्रों, बहुत टेढ़ा हो गया है। योगी बनने चलते हैं तो योगी का कम से कम अक्ल तो लाइए, अपने पुलिस को ट्रेन कीजिए, पुलिस को ट्रेन कीजिए कि वर्दी आपको गंभीरता के लिए दी गई है, जिम्मेदारी के लिए दी गई है, गुंडागर्दी के लिए नहीं दी गई है। आप गुंडागर्दी पर उतरेंगे तो आपकी गुंडागर्दी उतर जाएगी, आपकी वर्दी उतर जाएगी। अब आप नप गए, हो सकता है कि फांसी की सजा भी हो जाए। अभी आपने देखा तमिलनाडु में 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा हुई है, 9 पुलिसकर्मियों को। तो ध्यान रखिए, आप फांसी की सजा भी हो सकती है और आजीवन कारावास भी हो सकती है। जिंदगी तो नरक हो गई आपकी, आप मान के चलिए आप। और जिस तरह से आपने अब सिस्टम को एक्सपोज किया है, पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया, करप्शन। अब इसका क्या कहानी ये हो रही है कि जहां कहीं भी सिस्टम में करप्शन है उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, उसके खिलाफ आवाजें उठने लगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो ये सरकारों के लिए भी बड़ी चेतावनी है, ये ध्यान रखिए आप। मैं फिर आपको कह रहा हूं, सरकारों के लिए बड़ी चेतावनी है, सिस्टम के लिए बड़ी चेतावनी है। आप अगर इस गुस्से को, अपने करप्शन को कंट्रोल नहीं किए तो जिस तरह का मैंने वीडियो देखा है कि हर घर से तिवारी निकलेगा, हर घर से भरत तिवारी निकलेगा, ये फिर आग रुकेगी नहीं। इस बात को ध्यान में रख लीजिए आप। इसलिए सरकारों को अति संवेदनशील होकर के जिस करप्शन के खिलाफ भरत तिवारी ने आवाज उठाई थी, उस करप्शन को टैकल करना पड़ेगा। और अभी तो वो लोग कह रहे हैं कि जब तक उनका डिमांड पूरा नहीं होता हम तब तक यहां से उठेंगे नहीं, श्राद्ध नहीं करने की बात हो रही है। तो साहब, योगी आप बनने चले थे, योगी बनने के लिए कुछ तो आप अकल लगाइए, वरना योगी नहीं बन पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।